गुड मॉर्निंग, नमस्कार। आप देख रहे हैं भारत 24, साथ में आपके शिखा ठाकुर। गुजरात चुनाव को लेकर के बीजेपी की ताबड़तोड़ रैलियां इस वक्त चल रही है। पीएम मोदी भी धुआंधार प्रचार में लगे हैं। पीएम की आज गुजरात के पालनपुर, मोडसा, दहेगाम और बावला में रैलियां हैं। पीएम गुजरात में अब तक 16 रैलियां कर चुके हैं और दूसरे चरण की वोटिंग से पहले तक वो 35 और रैलियां करेंगे, यानी वो कुल 51 रैलियां करेंगे। एक राज्य में जहां लोकसभा की 26 सीटें हैं, यानी हर सीट पर पीएम औसतन 2 रैलियां करने जा रहे हैं। गुजरात में क्या फिर से खिलेगा कमल, क्योंकि बीजेपी की तैयारी जोरों पर है। बीजेपी पूरी तरीके से मिशन गुजरात पर। बीजेपी का मिशन गुजरात, अलग अलग जगह कितनी सीटें हैं इसका जिक्र भी हम आपके सामने कर रहे हैं, आपकी टेलीविजन स्क्रीन पर है। जैसे बनासकांठा में 9 सीटें हैं। 2017 में जो नतीजे आए, बीजेपी को 3 सीटें यहां मिली। और अलग अलग विधानसभा सीटों पर किस तरीके से बीजेपी जोर लगाने की कोशिश कर रही है, वो आप इस बात से अंदाजा लगा सकते हैं कि प्रधानमंत्री मोदी की मात्र गुजरात में 51 रैलियां हुई हैं और होने वाली हैं। और ऐसे में बड़ा सवाल ये कि क्या गुजरात में फिर से खिलेगा कमल। गुजरात में प्रधानमंत्री मोदी की ताबड़तोड़ रैलियां, और सिर्फ प्रधानमंत्री ही नहीं बल्कि गृह मंत्री अमित शाह, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और तमाम प्रदेशों के सीएम भी गुजरात दौरे पर लगातार लगे हुए हैं, क्योंकि गुजरात में आगामी चुनाव को देखते हुए भाजपा पूरी तरीके से तैयार रहना चाहती है। अलग अलग सीटों पर प्रधानमंत्री पहुंच रहे हैं, अलग अलग विधानसभा सीटों पर उनकी रैलियां हो रही है। और अगर पूरे गुजरात की बात करें तो 51 रैलियां प्रधानमंत्री मोदी कर रहे हैं। बीजेपी का मिशन गुजरात, गांधीनगर में जैसे 5 सीटें हैं, 2017 के नतीजों में किस तरीके से बढ़ोतरी आ सके, इसकी पूरी कोशिश, पूरी जद्दोजहद भाजपा की तरफ से हो रही है। और न सिर्फ भाजपा की तरफ से बल्कि कांग्रेस और आम आदमी पार्टी भी पूरा जोर लगा रही है कि धुआंधार प्रचार करें और गुजरात में अपनी पार्टी को आगे करें। सीएम योगी आज झांसी और प्रयागराज के दौरे पर रहेंगे। इस दौरान वो योजनाओं का शिलान्यास, लोकार्पण के साथ साथ प्रबुद्ध वर्ग सम्मेलन में हिस्सा भी लेंगे। झांसी के एलबीएम स्कूल में योगी एक जनसभा को संबोधित करेंगे। 327 करोड़ की परियोजनाओं का लोकार्पण भी उनके हाथों होगा। पुलिस लाइन में वो तकरीबन 1.5 घंटे तक जनसभा स्थल पर मौजूद रहेंगे और यहीं से सीएम योगी प्रयागराज के लिए रवाना हो जाएंगे। परेड मैदान में प्रबुद्ध जन सम्मेलन को संबोधित करेंगे। साथ ही कई योजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास उनके हाथों होगा। सीएम योगी आदित्यनाथ का ये झांसी का दौरा, एलबीएम स्कूल में जनसभा करने वाले हैं, जहां हजारों लोग पहुंचेंगे। 327 करोड़ की परियोजनाओं का लोकार्पण सीएम योगी आदित्यनाथ के हाथों होगा। 10:50 पर पुलिस लाइन पहुंच जाएंगे सीएम योगी आदित्यनाथ। 327 करोड़ की परियोजनाओं का लोकार्पण आज उनके हाथों होगा। दोपहर तकरीबन 2 बजे पहुंचेंगे सीएम योगी। संगम नगरी में मुख्यमंत्री का कार्यक्रम, परेड मैदान में प्रबुद्ध जन सम्मेलन को संबोधित करेंगे। संगम नगरी में आज यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ होंगे। कई परियोजनाओं का वहां लोकार्पण और शिलान्यास उनके हाथों होगा। भाई राहुल का साथ देने के लिए प्रियंका गांधी मध्य प्रदेश पहुंच गई हैं। खंडवा में पति रॉबर्ट वाड्रा के साथ प्रियंका भारत जोड़ो यात्रा का हिस्सा बनी। जहां जहां से यात्रा गुजर रही है, वहीं कांग्रेस के कार्यकर्ता उनका जोरदार स्वागत कर रहे हैं। 5 दिसंबर को यात्रा राजस्थान में प्रवेश करने से पहले 6 जिलों बुरहानपुर, खंडवा, खरगोन, इंदौर, उज्जैन और आगर मालवा के 25 से 30 विधानसभा क्षेत्रों से होते हुए मध्य प्रदेश में 399 किलोमीटर की दूरी तय करेगी। मध्य प्रदेश की 5 लोकसभा सीटें भारत जोड़ो यात्रा के मार्ग में ही आती है। खंडवा, खरगोन, इंदौर, उज्जैन और देवास, इन सभी सीटों पर बीजेपी का इस वक्त कब्जा है।
मीडिया में सीसीटीवी फुटेज का प्रसारण रोकने को लेकर के सत्येंद्र जैन की याचिका पर आज दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट में सुनवाई होगी। मीडिया रिपोर्टिंग पर रोक लगाने की मांग को लेकर सत्येंद्र जैन ने कोर्ट में अर्जी दाखिल की। याचिका में सीसीटीवी फुटेज से जुड़े प्रिंट और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया की रिपोर्टिंग पर रोक लगाने की मांग की गई है। वहीं कोर्ट में जैन की तरफ से जेल में फास्ट डाइट की अर्जी पर तिहाड़ जेल प्रशासन जवाब दाखिल करेगा। जज ने तिहाड़ प्रशासन को पिछले 6 महीनों के दौरान मंत्री सत्येंद्र जैन को दिए गए भोजन की डिटेल भी पेश करने के दिशा निर्देश दिए हैं। आपके लिए ये भी समझना जरूरी कि सत्येंद्र जैन पर दरअसल आरोप क्या लगे हैं। हवाला के जरिए हेराफेरी करने का आरोप सत्येंद्र जैन पर लगा है। इसके साथ ही 4 शेल कंपनियों के जरिए फंड की हेराफेरी का भी गंभीर आरोप सत्येंद्र जैन पर है। कोलकाता में एंट्री ऑपरेटर्स को कैश ट्रांसफर करने का भी आरोप सत्येंद्र जैन पर लगा है। हवाला के बदले शेल कंपनियों से रकम ली, ये भी गंभीर आरोप सत्येंद्र जैन पर है। कर्ज लेकर के दिल्ली के आसपास जमीन उन्होंने खरीदी और इसके बाद शेल कंपनी वाले फंड से ही जमीन का कर्ज चुकाया और यहीं पर मनी लॉन्ड्रिंग का ये केस उन पर दर्ज हुआ। ठग सुकेश से 10 करोड़ रुपए वसूलने का भी आरोप, जिसका जिक्र खुद ठग सुकेश ने एक पत्र लिख करके किया था। साथ ही जेल में रेप के आरोपी से मसाज कराने का वीडियो भी सत्येंद्र जैन का खूब वायरल हुआ और अब ये दूसरा वीडियो, माफ कीजिएगा ये चौथा वीडियो है जो बीजेपी की तरफ से दिया गया। इसमें वो बाहर का खाना खाते हुए यानी पैकेज्ड फूड खाते हुए सत्येंद्र जैन नजर आए, जिसके बाद सवाल ये उठे कि सत्येंद्र जैन तिहाड़ में हैं या फिर किसी रिजॉर्ट में। और अब जेल में फास्ट डाइट पर भी बहस होनी है। तिहाड़ प्रशासन आज दाखिल करेगा जवाब। सुकेश चंद्रशेखर के 200 करोड़ के मनी लॉन्ड्रिंग मामले में आरोप तय करने पर दिल्ली की पटियाला हाउस कोर्ट में आज सुनवाई होगी। इस मामले में ठग सुकेश, जैकलीन के अलावा अन्य आरोपियों के खिलाफ आरोप तय करने पर सुनवाई करेगा। इससे पहले पटियाला कोर्ट ने जैकलीन को नियमित जमानत दी थी। जैकलीन फर्नांडिस को ईडी लगातार बुलाकर पूछताछ कर रही है। अभिनेत्री के खिलाफ लुकआउट सर्कुलर भी जारी किया गया। ईडी ने जैकलीन को नियमित जमानत देने पर विरोध भी जताया था। उसका आरोप था कि वो जांच में सहयोग नहीं कर रही हैं। और अब दिल्ली के पटियाला कोर्ट में आज सुनवाई। अन्य आरोपियों पर भी कोर्ट आज सुनवाई करेगा। मामले में बाकी के आरोपियों की सजा पर भी ऐलान होगा। मनी लॉन्ड्रिंग पर पटियाला कोर्ट में ये बड़ी सुनवाई होनी है। दिल्ली के पटियाला कोर्ट में आज सुनवाई। सुकेश और जैकलीन के मामले में ये सुनवाई। बाकी आरोपियों के मामले पर भी जिरह आज होगी। मनी लॉन्ड्रिंग का ये मामला जिसमें सुकेश, जैकलीन पर आरोप तय करने पर आज बहस होगी। नोटबंदी के खिलाफ दायर आज 58 याचिकाओं पर सुप्रीम कोर्ट में बड़ी सुनवाई है। जस्टिस एस अब्दुल नजीर की अध्यक्षता वाली 5 जजों की संविधान पीठ इन याचिकाओं पर सुनवाई करेगी। पिछली सुनवाई में सुप्रीम कोर्ट ने नोटबंदी पर सरकार के लिए गए फैसले की जानकारी मांगी थी और इस मामले में एक हलफनामा भी दाखिल किया गया। केंद्र सरकार ने हलफनामा दाखिल करके नोटबंदी का बचाव किया और इसे नीतिगत फैसला बताया। सरकार की तरफ से पेश अटॉर्नी जनरल ने जवाब के लिए और समय मांगा, जिसके बाद कोर्ट ने आज की तारीख तय कर दी। और अब खबर मुंबई से। मुंबई के आर्य जंगल में पेड़ों की कटाई पर रोक के मामले में आज सुप्रीम कोर्ट सुनवाई करेगा। महाराष्ट्र सरकार के वकील ने 84 पेड़ काटने की इजाजत मांगी है, जिस पर बेंच सुनवाई करेगी। दरअसल पिछली सुनवाई में कानून अधिकारी ने कहा कि पेड़ काटने पर एमएमआरसीएल के अनुरोध पर पेड़ काटने वाली समिति को फैसला करने दें और फैसला इस अदालत के आदेश पर निर्भर करेगा। पेड़ों की कटाई का विरोध करने वालों की तरफ से पेश हुए एक वरिष्ठ अधिवक्ता ने कहा कि उन्होंने भी एक अंतरिम याचिका दायर की। पीठ ने कहा, हम इन दोनों आईएएस पर विचार करेंगे। एमएमआरसीएल ने इस साल 5 अगस्त को कोर्ट को बताया कि अक्टूबर 2019 से आर्य कॉलोनी में कोई पेड़ नहीं काटे गए हैं।
चुनाव आयोग में सदस्यों की नियुक्ति में सुधार की मांग को लेकर के दायर याचिका पर सुप्रीम कोर्ट की संविधान पीठ में आज भी सुनवाई होगी। बुधवार को सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार से कहा कि 19 नवंबर को नियुक्त किए गए चुनाव आयुक्त अरुण गोयल की नियुक्ति से जुड़ा फाइल कोर्ट में पेश किया जाए। कोर्ट ने कहा कि ये नियुक्ति तब हुई जब सुप्रीम कोर्ट में नियुक्ति प्रक्रिया को लेकर के मामला लंबित था। हम जानना चाहते हैं कि क्या ये नियुक्ति तय प्रक्रिया का पालन करते हुए हुई है। और चलिए बात श्रद्धा हत्याकांड की। श्रद्धा हत्याकांड में आफताब का आज पॉलीग्राफी टेस्ट हो सकता है। फीवर कम होने पर ही आज टेस्ट होगा। कल फीवर की वजह से टेस्ट नहीं हो पाया। इसमें आरोपी से कुछ सवाल पूछे जाते हैं और इस पर उसकी मनोवैज्ञानिक स्थिति का आकलन किया जाता है। सवाल पूछने के बाद आरोपी के ब्लड प्रेशर, दिल की धड़कन और नाड़ी की चाल को रिकॉर्ड किया गया है और इसके आधार पर यह विश्लेषण किया जाता है कि उसने किस सवाल पर गलत और किस सवाल पर सही जानकारी दी। कल बुखार की वजह से आफताब का पॉलीग्राफी टेस्ट नहीं हो पाया, लेकिन आज पॉलीग्राफी टेस्ट होने की संभावनाएं जाहिर की जा रही है। कल फीवर था आफताब को, जिसकी वजह से ये पॉलीग्राफी टेस्ट नहीं हुआ, लेकिन आज हो सकता है पॉलीग्राफी टेस्ट। सच और झूठ का पता लगाने वाली मशीन को पॉलीग्राफी कहा जाता है, पॉलीग्राफी मशीन कहा जाता है। इसे लाई डिटेक्टर मशीन भी कहा जाता है, क्योंकि इस मशीन से सच और झूठ का पता लगता है, विश्लेषण इसका होता है, इसलिए इसे लाई डिटेक्टर कहते हैं। शारीरिक गति को मापने वाली ये मशीन होती है, यानी आरोपी से जब सवाल पूछे गए और जब वो जवाब दे रहा है तो क्या उसकी हार्ट बीट बढ़ रही है, क्या पल्स रेट में बढ़ोतरी हो रही है, ब्लड प्रेशर में किस तरह का बदलाव है, त्वचा में किस तरह का बदलाव है, ये तमाम चीजें देखी जाती हैं। इन तमाम चीजों को देखकर विश्लेषण किया जाता है कि क्या आरोपी सच बोल रहा है या फिर झूठ। और कैसे पता चलता है कि आरोपी झूठ बोल रहा है? आपको बता दें, हार्ट बीट बढ़ने लगती है अगर आरोपी झूठ बोल रहा हो, ऐसा माना जाता है। पल्स रेट बढ़ने से भी झूठ का पता लगाया जाता है। शरीर से पसीना छूटना, ये तमाम वो शारीरिक गतिविधियां हैं जो एक आरोपी के अंदर होती है जब वो झूठ बोल रहा होता है। सच बोलने पर क्योंकि सब कुछ सामान्य रहता है। और अब ऐसे में आज आफताब का पॉलीग्राफी टेस्ट होने की संभावनाएं जाहिर की जा रही है। कल फीवर की वजह से आफताब का पॉलीग्राफी टेस्ट नहीं हुआ, लेकिन आज पॉलीग्राफी टेस्ट संभव। असम सीमा पर हुई हिंसा पर मेघालय सरकार का प्रतिनिधिमंडल आज गृह मंत्री अमित शाह से मुलाकात करेगा। मेघालय के सीएम सीके संगमा की अगुवाई में प्रतिनिधिमंडल जांच के लिए सीबीआई या एनआईए की मांग करेगा। असम के वन कर्मियों ने मंगलवार को मुकरू इलाके में एक ट्रक को रोका जो अवैध तरीके से काटी गई लकड़ियां लेकर के जा रहा था। इसके बाद भड़की हिंसा में 6 लोगों की मौत हो गई, जिनमें असम का एक वनकर्मी और मेघालय के 5 नागरिक शामिल थे। और अब खबर बिहार से। बिहार में जगदानंद की जगह अब अब्दुल बारी सिद्दीकी आरजेडी के प्रदेश अध्यक्ष बन सकते हैं, जिसकी आज घोषणा भी हो सकती है। लालू प्रसाद यादव बीमारी की वजह से फिर से सिंगापुर जाएंगे और उससे पहले लालू आरजेडी की कमान उनको सौंप कर जाएंगे। पार्टी के वरिष्ठ और आरजेडी के मुस्लिम चेहरे अब्दुल बारी सिद्दीकी दिल्ली में 2 बार लालू प्रसाद यादव से मुलाकात कर चुके हैं। वहीं भोला यादव को आरजेडी का महासचिव बनाया जा सकता है। हालांकि इसकी औपचारिक घोषणा होना अभी बाकी है। तेलंगाना के हैदराबाद से बड़ी जानकारी मिल रही है। तेलंगाना के हैदराबाद में आईटी के छापे पड़े हैं। मंत्री मल्ला रेड्डी के दामाद पर यह छापेमारी की गई है। ये बड़ी कार्रवाई की गई है। राजशेखर पर आयकर विभाग का ये छापा पड़ा है। मंत्री मल्ला रेड्डी के दामाद हैं राजशेखर, जिन पर आयकर विभाग की छापेमारी हुई है। तेलंगाना के हैदराबाद में आईटी की छापेमारी, ये बड़ी कार्रवाई। मंत्री मल्ला रेड्डी के दामाद पर यह छापेमारी की गई। राजशेखर पर आयकर विभाग का छापा। राजशेखर पर आयकर विभाग का छापा पड़ा है। मंत्री मल्ला रेड्डी के दामाद हैं राजशेखर।
और चलिए अब कुछ और अहम खबरों का रुख करते हैं। हरियाणा के नूंह जिले से दिल दहला देने वाली घटना सामने आई। यहाँ एक महिला अपने 3 बच्चों को लेकर घर में बने पानी के टैंक में कूद गई। अंदर गिरते ही मां तड़पने लगी तो उसने चिल्लाना शुरू किया। शोर सुनकर आसपास के लोगों ने उन्हें बाहर निकाला, लेकिन तब तक तीनों मासूम बच्चे की मौत हो चुकी थी। मां को बचा लिया गया, लेकिन अभी उसकी हालत बेहद गंभीर बनी हुई है। पुलिस ने शवों का पोस्टमार्टम कराकर परिजनों को सौंप दिया है। यूपी के अयोध्या में प्रशासन ने बड़ी कार्रवाई करते हुए बुलडोजर कार्रवाई की है। प्रशासन ने राम जन्मभूमि संपर्क मार्ग पर बनी अवैध दुकानों पर बुलडोजर चलाया। इससे पहले प्रशासन ने दुकानदारों से दुकान खाली कराने को कहा, लेकिन दुकानदारों की मनमानी को देखते हुए प्रशासन को कार्रवाई करनी पड़ी और प्रशासन ने 36 दुकानों को गिरा दिया। 15-16 दुकानदारों ने अपना आवेदन हमको दिया है। उन्होंने अपनी दुकान खाली कर दी थी। 6 दुकानदारों ने अपना आवेदन हमको दिया नहीं अभी तक। फिर भी चूँकि वो भी हमारे लिए व्यापारी हैं, आज व्यापारी संगठनों से बात हुआ और उनकी दुकान में जो भी उनकी दुकान को वहाँ हटाया जा रहा है और जो उनका सामान यदि दुकान के अंदर रखा हुआ है तो उसको भी हमने आरएम साहब से कहा है कि सुरक्षित उसको व्यापारी वार किसी का सामान नष्ट ना हो, उसको व्यापारी वार अपनी कस्टडी में रखें। नोएडा में पुलिस और बदमाशों में जबरदस्त मुठभेड़ हुई है। खबर मिल रही है कि पुलिस की गोली लगने से बदमाश घायल हुआ है। पुलिस ने बदमाश को अब गिरफ्तार कर लिया है। नोएडा में पुलिस और बदमाशों के बीच ये बड़ी मुठभेड़ हुई। गोली लगने से बदमाश घायल, तस्वीरें आपके सामने। पुलिस ने बदमाश को गिरफ्तार किया। कल देर रात नोएडा में पुलिस और बदमाशों में जमकर मुठभेड़ हुई है। तस्वीरें आपके सामने। इस आरोपी को गिरफ्तार किया गया है। पैर में गोली मारी गई और फिर इसे गिरफ्तार किया गया। मुठभेड़ में बदमाश के पैर में गोली लगी। तस्वीरें आपके सामने। थाना इकोटेक 3 पे एक बंधक बनाकर कार लूट की घटना करी गई थी, जिसका सफल अनावरण इकोटेक 3 पुलिस द्वारा किया गया। इसमें पूर्व में 3 अभियुक्तों को जेल भेजा गया था और एक अन्य अभियुक्त आबिद इसमें वांछित चल रहा था। आज सूचना थी कि वो इस क्षेत्र में एक्टिव है। इसके लिए शाम से ही चेकिंग करी जा रही थी, जिसमें दौरान पुलिस मुठभेड़ आबिद को गिरफ्तार किया गया है। कानपुर में वकीलों ने ट्रैफिक कांस्टेबल की जमकर पिटाई की है। मारपीट की पूरी घटना पास में लगे सीसीटीवी कैमरे में कैद हुई। मामले में संयुक्त पुलिस आयुक्त आनंद तिवारी के आदेश पर 3 वकीलों को नामजद करते हुए उनके खिलाफ गंभीर धाराओं में केस दर्ज किया गया। आरोपियों ने एफआईआर दर्ज कराने के विरोध में कोतवाली में वकीलों के साथ जोरदार हंगामा किया। वकीलों की गिरफ्तारी के लिए 3 टीमें लगी है। 1 महीने के दौरान ये दूसरी घटना है जब वकीलों ने पुलिसकर्मियों के साथ ये मारपीट की है। ट्रैफिक पुलिसकर्मी को वकीलों ने पीटा। सीसीटीवी कैमरे में ये पूरी घटना कैद हुई। हमने सीसीटीवी कैमरे की फीड्स ली है, हम इसकी विवेचना कर रहे हैं और हम इस केस को चार्जशीट 15 दिन के अंदर करेंगे। पिछले केस को भी हम चार्जशीट करेंगे और हम सक्षम न्यायालय से, माननीय न्यायालय से अनुरोध करेंगे कि इस प्रकार के सभी केसेस को फास्ट ट्रैक अलग से चलाया जाए। यूपी के मुरादाबाद में लव जिहाद के आरोपी को ग्रामीणों ने जमकर पीटा है। खबर है कि आरोपी युवक नाम बदलकर पिछले काफी समय से एक हिंदू लड़की को फंसाने की कोशिश कर रहा था। लड़की को जब लड़के के मुस्लिम होने की भनक लगी तो उसने लड़के की शिकायत की, जिसके बाद लोगों की भीड़ ने लड़के को जमकर पीटा और पुलिस के हवाले कर दिया। लड़की पक्ष के कुछ लोग एक लड़के को यहाँ पकड़ के लेके आए थे। उनको कहना था कि ये लड़का उस लड़की को उसके संग ब्लैकमेलिंग कर रहा था। ये पिछले करीब 1.5-2 महीने से उसके साथ इनसे बातचीत इनकी हो रही थी और लड़की से इन्होंने बीच में उस लड़के ने कुछ पैसे भी लिए थे, जैसा उसने बताया है। और चलिए अब आगे बात करते हैं फैक्ट फाइल की। तो आज 24 नवंबर है और आज गुरु तेग बहादुर जी की पुण्यतिथि है। गुरु तेग बहादुर सिखों के 9वें धर्म गुरु थे। गुरु तेग बहादुर का निधन आज ही के दिन 1675 में हुआ। मुगल शासक औरंगजेब ने सबके सामने इस्लाम ना अपनाने पर उनका सिर कटवा दिया।
24 नवंबर 1675 को गुरु तेग बहादुर का निधन हुआ। गुरु नानक के बताए मार्ग पर चले और लोगों को भी चलने के लिए प्रेरित किया। हिंदुओं को बलपूर्वक मुसलमान बनाने के खिलाफ वो रहे। पंजाब के अमृतसर में गुरु तेग बहादुर जी का जन्म हुआ। हरगोविंद जी के 5वें पुत्र थे गुरु तेग बहादुर। उनका बचपन का नाम त्यागमल था। हरिकृष्ण राय की मृत्यु के बाद गुरु तेग बहादुर 9वें गुरु बनाए गए। इस्लाम न अपनाने पर औरंगजेब ने सिर कटवाया। आनंदपुर साहिब का निर्माण भी उन्होंने करवाया। कई बड़े काम उन्होंने किए। छोटी उम्र में मुगलों के खिलाफ वीरता प्राप्त की। धर्म के प्रचार प्रसार के लिए कई जगहों पर भ्रमण भी किया। रूढ़िवाद, अंधविश्वास की आलोचना भी वो अक्सर करते थे। परोपकार के लिए कई काम गुरु तेग बहादुर जी ने किए और आज ही के दिन 1675 में उनका निधन हुआ। आज उनकी पुण्यतिथि। धर्म के लिए अपना सब कुछ न्यौछावर कर दिया। सहनशीलता, कोमलता, सौम्यता उनकी पहचान रही। इनकी याद में शहीदी स्थल पर गुरुद्वारा भी बनाया गया है। गुरु ग्रंथ साहिब के महला 9 में कई रचनाएं इनके नाम पर हैं।